मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वेदन, और आपको शंकु पढ़ाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण पर बात करते हैं तो उससे पहले हम बात करेंगे समीकरण क्या है, समीकरण के टाइप, इन सारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, चलिए देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान हेतु व्यंजक के दोनों मान समान। कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 8x + 5 = ठीक, 8x + 5 = यानी इसमें चर राशि कौन सी है? x। ये क्या मेरी चर राशि है, और 5 और 8 ये कैसी राशि है मेरे पास? अचर राशि। 5, 8, 29 ये सब कैसी राशि है? अचर राशि। ठीक है, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान हेतु यानी x के विशिष्ट मान हेतु इस पक्ष का मान और इस पक्ष का मान हमेशा समान होता है। यानी 8x + 5 = 29, तो इधर भी 5 होना चाहिए, इधर भी 5 होना चाहिए। किसी विशिष्ट मान हेतु, किसी प्रत्येक मान के लिए नहीं। जैसे मैं कहूं कि x बराबर 1 रखने, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 8 × 1 + 5 = 29। 8 × 1 5, 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 और 5, 8 + 5 यानी 13 = 29। क्या ये दोनों इक्वल है? RHS बराबर LHS है? नहीं है। यानी दोनों उसके पक्ष समान नहीं है, यानी दोनों पक्षों का मान समान नहीं है, तो ये इसके लिए वो विशिष्ट वैल्यू नहीं है। यानी वह मान, यानी x का वह मान लेना है जो इसके मान को और इसके मान को संतुष्ट है। ठीक है, जैसे लेते हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने, ठीक है, तो 3 रखने पर 8 × 3 + 5 = 29। 8 3 24, 24 + 5 = 29, और 24 और 5 कितना हो गया? 29 और 29। यानी यहां पर हो गया LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी ये जो x का मान है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, यानी समीकरण वो होती है किसी विशिष्ट मान के लिए ही संतुष्ट होगी, यानी किसी विशिष्ट मान के लिए, यानी कोई भी मान रख के उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके मानों को संतुष्ट नहीं करेगा। समीकरण के लिए कोई विशिष्ट मान वैल्यू होगी जब ही वे दोनों पक्षों को बराबर। ठीक, अब समीकरण के प्रकार, यानी यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि समीकरण की होती क्या है, और समीकरण के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी विशिष्ट मान को कैसे संतुष्ट करना है। अब समीकरण के प्रकार की बात, समीकरण के प्रकार होते हैं प्रकार, जिसमें नंबर 1 है रेखिक समीकरण।
रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण यानी वह समीकरण, चलो पहला रेखिक समीकरण, दूसरा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और तीसरा है आपका, तीसरा है त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। और फोर्थ है एन घात समीकरण, एन घात समीकरण या बहुघात समीकरण भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसके चर की घात यानी जिसके चर राशि की घात एक होती है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x + 5 बराबर 0, ठीक है, x + 5 बराबर 0, जहां x की जो घात है, x की जो घात है ये x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, इसलिए इस समीकरण को एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण, ठीक है, यानी एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरी बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण यानी जो हमारी अज्ञात राशि यानी चर राशि है जिसकी घात अधिकतम 2 हो, यानी समीकरण में अधिकतम घात कितनी हो, 2, उस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 4x + 5 बराबर, ठीक है, इस प्रकार की जो राशि होगी, इस प्रकार का जो समीकरण होगा उसको हम द्विघात, क्योंकि यहाँ x की यानी जो चर राशि है, यानी इस समीकरण के अंतर्गत जो हमारी चर राशि उसकी अधिकतम घात कितनी है, समीकरण के अंतर्गत अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, अब बात करते हैं त्रिघात समीकरण की। त्रिघात समीकरण के लिए बात करते हैं तो त्रिघात समीकरण जिसमें जैसे मैं कहूं x³ + 4x² + 4x + 6 = 0। अब ये देखिए इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, यानी x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उस समीकरण को हम बोलेंगे त्रिघात समीकरण, जिसमें अधिकतम घात 3 हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम होगी तो वो द्विघात, जैसे x² है तो द्विघात समीकरण हो जाएगी, या और उससे भी कम होगी तो रैखिक समीकरण। इसलिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, समीकरण में चर राशि की 3 होनी चाहिए, तो इस प्रकार के समीकरण को हम त्रिघात समीकरण। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं n घात समीकरण के लिए। n घात समीकरण के लिए बात करते हैं n घात समीकरण, यानी किसी समीकरण में जो x की राशि, x जो चर राशि है उस राशि की अधिकतम घात 3 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, 4 हो, 5 हो, यानी x n घात तक हो, कितनी भी हो, तो उस प्रकार के समीकरण को x, यानी इसमें जो x की अधिकतम घात यानी हमारी चर राशि की अधिकतम घात हो, यानी 3 से अधिक होनी चाहिए, 4 हो, 5 हो, यानी n, इसलिए कहते हैं x की घात n, यानी उस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं n घात समीकरण। ठीक है, यानी ये आपको समीकरण के टाइप पता चल गया होगा कि समीकरण यानी पहला रैखिक समीकरण जिसमें हमारी चर राशि की घात 1 होती है, द्विघात समीकरण जिसमें हमारी चर राशि की घात अधिकतम घात 2 होती है, और त्रिघात समीकरण जिसमें हमारी चर राशि की घात अधिकतम 3 होती है, और n घात समीकरण जिसमें चर राशि की घात अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 से अधिक। जैसे 3 है त्रिघात हो गया, उससे अधिक है तो 4 है, 5 है, 6, 10 है, जो भी है वो उसको समीकरण को बोलेंगे n घात समीकरण। ठीक, नोट कर लीजिए इसे।
चलिए अब बात करते हैं वर्ग समीकरण में बात करते हैं, यानी जो हमारी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण का मतलब इस समीकरण में x जो चर राशि है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इस प्रकार के समीकरण को हम, ठीक है, उस प्रकार के समीकरण को हम वर्ग समीकरण कहते हैं। और हमारी द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण के अंतर्गत भी आती है। अब बात करते हैं जब x बराबर k रखा हो तब समीकरण का मान किस प्रकार से निकालते हैं। जब x स्क्वायर बराबर k। अब वर्ग समीकरण की बात करते हैं, द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखने का तरीका होता है, सही तरीका, हमेशा घातों को घटते क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0, a का मान कभी 0 नहीं होगा, यानी एक ऐसी राशि है, एक अचर राशि है। a ये भी कैसी राशि है, b कैसी राशि है, अचर राशि है। c कैसी राशि है, यहाँ अचर राशि है, ठीक है, अचर राशि है। पर इन अचर राशियों में जो a का मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। यानी a का मान अगर 0 है तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। पर b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, पर c बराबर 0 हो सकता है, पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात, और ये जो तरीका है ये समीकरण को घटते क्रम में स्टैंडर्ड तरीका है, इस प्रकार से हम व्यक्त, ठीक है। नोट कर लीजिए इस तरीके को। अब देखिए वर्ग समीकरण में x स्क्वायर बराबर k, x स्क्वायर बराबर k वाली समीकरण को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जो x स्क्वायर बराबर k का मान दे रखा हो तब उसमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। जैसे x स्क्वायर बराबर 64, x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर क्या होगा, √64, ठीक है। तो √, तो x का वर्गमूल 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8, ठीक है। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, 8 का वर्ग क्या है, 64, ठीक है। तो x का इसका मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8, यानी x बराबर 8 भी हो सकता है और x बराबर -8 भी हो सकता है। पर हाँ, हमेशा ये जो मान होगा a की जो वैल्यू होगी, a का जो मान होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। इस प्रकार के जो समीकरण है, इस प्रकार दे रखा हुआ x स्क्वायर बराबर k, यहाँ पर k का मान हमेशा धनात्मक हो, ठीक है। तो इस प्रकार x स्क्वायर बराबर 64 का, यानी x की वैल्यू निकालिए, x के मूल दोनों हो सकते हैं, x बराबर 8 भी हो सकता है और x बराबर -8 भी हो सकता है। दोनों मानों को रख के इस समीकरण की सत्यता को भी जांच कर सकते हैं। जैसे x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर 8 रखेगा, x बराबर 8 होगा, ठीक है। तो 8 की स्क्वायर बराबर 64 और 8 का वर्ग क्या होता है, 64 बराबर 64, यानी हमारे इस मान, ये समीकरण का जो ये मान है x बराबर 8 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए ये मान सही है। x बराबर -8 और x बराबर -8, x बराबर -8 रख देंगे। जब x बराबर -8 रखेंगे तो यानी -8 की घात 2 बराबर 64, ठीक है। -8 की घात 2
ठीक है, तो माइनस 8 की घात 2 कितना है, माइनस 8 की घात का वर्ग क्या हो जाएगा 64, यानी 8 को यानी 8 माइनस 8 गुना माइनस 8, ठीक है, माइनस 8 माइनस यानी माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस और 8 को गुणा किया तो 64, ठीक है, ये आगे में इसलिए 64 आया, 64 बराबर 64 यानी RHS बराबर LHS। इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं, यानी वर्ग समीकरण को x स्क्वायर बराबर k दे रखा हो तब कैसे सोल्व, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे एग्जांपल को सोल्व करें। एक्स स्क्वायर बराबर 256, एक्स स्क्वायर बराबर 256, यानी इसकी वैल्यू में x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 256, ठीक, तो x बराबर 256 किसका वर्ग है 16, ठीक है, तो यानी प्लस माइनस 16, यानी x का मान x बराबर 16 होगा और एक x बराबर माइनस 16। अगर इन दोनों के मान को समीकरण में रख के देख लिए, ये दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो हमारे ये दोनों मान सही हैं, अन्यथा नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से जिस बात करते हैं, जैसे अब सत्यता की जांच करनी हो, इसके सत्यता की बात याद करनी तो एक्स स्क्वायर बराबर 256, ठीक है, और एक्स बराबर 16 रखने का, एक्स बराबर 16 रखने का, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का स्क्वायर करके बराबर 256, ठीक है, एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर बराबर 256 और 16 का वर्ग क्या हो गया 256 और 256 बराबर 256, ठीक है, यानी LHS बराबर RHS, यानी जो हमारी जो वैल्यू निकली है वो इस मान के लिए सत्य है, ठीक है। ऐसे ही x बराबर माइनस 16 रख के देख लेंगे, तो माइनस 16 रखेंगे, जैसे x बराबर माइनस 16 रखेंगे, x बराबर माइनस 16 रखेंगे, ठीक है, माइनस 16 रखेंगे तो माइनस 16 गुणा माइनस 16, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 16 को 16 गुणा करेंगे तो वही 256, इसलिए 256 बराबर 256, ठीक, यानी ये दोनों मान है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अभी आगे बात करते हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को किस प्रकार से उनका गुणन सॉल्व करते हैं। इसे नोट करना है तो आप नोट करें। खाना नहीं ले आगे स्टार्ट कर जाएगा मामला, सब खाते हैं बना रहा है चलिए अब इसमें गुणनखंड विधि की बात करते हैं। गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरणों का, ठीक है, वर्ग समीकरणों का समीकरण का, ठीक है, गुणनखंड विधि से किस प्रकार निकालते हैं, जैसे ले लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करने इसमें हमारे जो चर की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है, क्या x के मूल्य क्या है, जो x के मान क्या क्या
हो सकते हैं, वो निकालने के लिए किस प्रकार, जैसे गुणनखंड करने के लिए, यानी इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड ये होता है जिसमें ए और ए प्लस इस प्रकार से इस समीकरण को के लिए सोल्व करने के लिए स्टैंडर्ड समीकरण को इस प्रकार किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3x, यानी इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं, इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं तो जोड़ने पर तो कितना आए, मेरे पास जो b है, जो ये जो वैल्यू है इसका -3 लाना है, जोड़ने घटाने पे यहाँ मुझे -3 लाना है, और उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर मुझे 10 लेके आना। जैसे अब 10 है, यानी 10 के गुणनखंड करते हैं हम, 2 से करते हैं 2 पंजे 10 और 5 से 5, यानी 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 यानी मुझे यहाँ क्या लेके आना है -3, और यहाँ क्या लेके आना है x बराबर वो 10 लेके आना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी 2x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। 5x में से -5x में 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर x। अब देखिए, अब इसमें क्या करते पहले फिर 2 पे जोड़े बनाने, तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और दूसरा बन जाएगा 2x माइनस 10। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x बराबर उस x, तो x माइनस 5, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है, अंदर क्वेश्चन में क्या रह जाएगा x माइनस 5, यानी तो x माइनस 5 और x माइनस x प्लस 2, x प्लस 2 ये बचते हैं। तो इसलिए इसमें जो समीकरण के जो मान होंगे, इस समीकरण में जो x के जो मूल आएंगे, x का जो मान आएगा, x बराबर 1 तो आएगा, x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 5, और दूसरा आएगा मेरे पास x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। ये दोनों मेरे जो चर राशि के मूल, ठीक है, x के मान होंगे। इनको भी सत्यता का जांच करने के लिए इनकी भी सत्य रख के और इनकी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इजिकल टू 10 ले सकता हूं, तो x की वैल्यू कितना रखने पर -5 रखने पर, तो -5 स्क्वायर माइनस 3 गुणा 5 बराबर 10, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 15 बराबर 10, और 15 में गए 25 में से 15 के तो 10 बराबर 10, ठीक है, यानी जो सी के जो वैल्यू है इसी प्रकार हम दूसरे मान को भी रख के की संतुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे इन्हीं समीकरण को फिर अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से और के तरीकों से समीकरणों को हल करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करना, अगर कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, तो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।